साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। हर जुमे के दिन अचानक चुनाव से पहले तनाव बढ़ जाता है। यूपी, एमपी, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, नमाज पर झगड़ा है। ऐसा लग रहा है आरती और नमाज एक साथ हो ही नहीं सकती। नमाज होगी तो आरती नहीं होगी, आरती होगी तो नमाज नहीं होगी, और अगर दोनों एक साथ हुए तो बवाल होगा। क्या हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, या फिर सब कुछ वोट बैंक के लिए हो रहा है? इस बीच आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बीच का रास्ता बताया, रास्ता हिंदू मुसलमान के एक होने का। भागवत ने कहा कि मुस्लिम भी हिंदू ही हैं, लेकिन भागवत की ये बात कईयों को रास नहीं आई, बवाल मच गया। देश में राष्ट्रगीत के लिए नए प्रोटोकॉल सरकार लेकर आई तो फिर से विवाद हो गया। वजह सामने आई कि राष्ट्रवाद पर मजहब भारी है। इन सब चीजों के बीच कांग्रेस की स्थिति अलग है। ना कुछ निगला जाता है, ना सीधे उगला जाता है। कांग्रेस मुसलमानों का वोट भी चाहती है, लेकिन खुल्लम खुल्ला खेल से भी परहेज है। नतीजा यह कि अब मुसलमानों का मोह भंग होने लगा है। उन्हें ओवैसी जैसे मुस्लिम लीडर ज्यादा रिलायवर लगने लगे हैं। ओवैसी खुद अपने आप को सियासत की लैला बताने लगे, बाकियों को मजनू करार दिया। ऐसे में देखा जाए तो सियासत पूरी पलट चुकी है। सवाल है कि आखिर मुसलमान किसके काम का है? एक वक्त था जब बिना मुसलमान की सरकार नहीं बनती थी, लेकिन आज 80% के वोट से सरकार बन जाती है। तो सवाल है कि क्या मुसलमानों की सियासत खत्म हो रही है? सवाल यह कि अगर मुसलमान राहुल करना छोड़ देगा तो क्या बदल जाएगा? आज इसी पर मुकाबला करेंगे दो बेहद खास मेहमान। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, इस वक्त हमारे साथ हैं मुख्तार अब्बास नकवी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी हमारे साथ हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राशिद अल्वी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स के बीच एक नया रास्ता आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने सुझाया है। हिंदू मुसलमान एक हैं, समानता की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं। ये फॉर्मूला कैसा लगा आपको? देखिए, बीजेपी की सरकार आने से पहले तो हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा ही नहीं था। कहीं ना मस्जिद का झगड़ा था, ना मंदिर का झगड़ा था। हर जगह माहौल अमन सलामती का माहौल था। और आरएसएस के मुखिया मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी। उनका कहना है भारत में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। चलिए मैं माने लेता हूं, लेकिन उनका दूसरा भी बयान है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस का मुखिया सिर्फ हिंदू बन सकता है, तो इसका मतलब है आरएसएस का मुखिया राशिद अल्वी भी बन सकता है। कहें वो कि आरएसएस का मुखिया कोई भी मुसलमान बन सकता है। आप डबल स्टैंडर्ड करते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, लेकिन आरएसएस के मुखिया का नाम जब आएगा तो आप कहेंगे कि नहीं, आप नहीं बन सकते। तो फिर आपने तो दीवार खड़ी कर दी वहीं पे। डबल स्टैंडर्ड है। अभी उन्होंने कहा है हर हिंदू को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। मैंने तो बड़े अदब से उनसे पहले कहा कि बयान भी दिया मैंने कहा कि कोई भी महात्मा, कोई भी बड़ा नेता जब दूसरों को ताकीद करता है, दूसरों को सबक देता है कि ऐसा करना चाहिए, पहले वो खुद करके दिखाता है। तो आरएसएस के मुखिया को खुद करके दिखाना चाहिए, तभी तो लोग मानेंगे, वरना कैसे मान लेंगे? अगर मैं शराब पीता हूं और बच्चों से कहूं शराब मत पियो, कौन मानेगा मेरा कहना? मेरा कहना तभी मानेंगे जब मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड है आरएसएस। तो कांग्रेस का तो डबल स्टैंडर्ड नहीं है? आप बताइए। कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्यों राशिद अल्वी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते? देखिए, कांग्रेस के अंदर और किसी भी राजनीतिक दल में राशिद अल्वी भी प्रेसिडेंट बन सकता है। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे मुसलमान प्रेसिडेंट रहे। मौलाना आज़ाद 6 साल लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं। कश्मीर के चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। बिहार गफूर साहब मुख्यमंत्री रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पे मुसलमान बहुत कम है, इंदिरा गांधी ने अंतुले साहब को, अब्दुल रहमान अंतुले को मुख्यमंत्री बना दिया था। आसाम के अंदर मैडम तैमूर जो पर्दा करती थी, बुर्का पहनती थी, कपड़ा ढकती थी, वो आसाम की मुख्यमंत्री बन गई थी। तो कांग्रेस का तो ये इतिहास है, और इस इतिहास को मैं अपने बच्चों से कहूँगा इन्हें पढ़ना चाहिए, ताकि पता चले कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कितना फर्क है। ये अंतर समझ रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी?
भाई ये हैं जो हिंदू मुसलमान को एक करने की सियासत करते हैं, और आप हैं बात करेंगे कि दोनों एक हैं, लेकिन पर्दे के पीछे आप सिर्फ और सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं। देखिए, मैं जो अभी राशिद भाई ने कहा, पहली बात तो एक जो ऐतिहासिक हकीकत है कि जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ कुछ जो कम्युनल ताकतें हैं आज़ादी से पहले की, मुस्लिम लीग और उसके साथ कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस की भी गलबहियाँ हुआ करती थी, उस वक्त उन्होंने जो जुल्म और जुर्म किए हैं, जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं मुसलमानों को लड़ाया है, किसी छिपा नहीं। लेकिन मैं इस बात से गर्वान्वित हूँ और इस बात से मैं बिल्कुल यकीन करता हूँ कि अगर इस देश का, आपने हिंदू और ये सारे इश्यूज़ कहे, अगर इस देश में बहुसंख्यक समाज जो है वो सनातन संस्कार वाला नहीं होता, हिंदू नहीं होता, तो हमारे देश में पंथ निरपेक्षता का झंडा नहीं फहरा रहा होता। उस वक्त जो है हमारे देश में दो देश बने, एक बना पाकिस्तान और एक बना हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक रहा, पाकिस्तान में मुसलमान बहुसंख्यक हुए। वहाँ के मुसलमानों ने जो है अपने देश में इस्लामिक राष्ट्र का झंडा फहराया, यहाँ के बहुसंख्यक हिंदुओं ने पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता का झंडा फहराया। ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है हिंदू और हिंदुत्व में। अब दूसरी चीज़ आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में कुंठा कटुता के कबाड़ खाने में कैद हो चुकी है, और ऐसी कुंठा और कटुता के कबाड़ खाने में कैद है जिसका अंदर कोई मोल नहीं रह गया, बाहर कोई भाव नहीं रह गया। एक ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, एक ऐसी जो है वो नॉन प्रोडक्टिव एसेट बन गई है, जो जिसके उसके साथी भी जो है उसका जो है वो चिमटे से भी उसको छूने को तैयार नहीं है, और एक ऐसे डूबता हुआ डायनेस्टी का डूबता जहाज है कि हम तो डूबेंगे, सनम जो भी उसके साथ लगेगा उसको ले डूबेंगे। अब आप जो है वो कम्युनलिज्म की बात करते हैं। देखिए, कम्युनलिज्म जो है वो कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर रहा है। कैरेक्टरलेस तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही कम्युनलिज्म है। तो कम्युनलिज्म जो है, और आज वो कैरेक्टर जो ढका छुपा था वो आज एक बार फिर खुल करके उठा है। बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, बीजेपी शुद्ध रूप से राष्ट्रवाद को मानती है। बीजेपी कहती है कि जो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको सम्मान मिलना चाहिए। ये नहीं कहती कि साहब जो है वो देश के संसाधनों पर जो है वो अल्पसंख्यकों का अधिकार है, कहते नहीं, सबका अधिकार है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कांग्रेस में, अब कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी हिंदुत्व वाली पार्टी बनने के कंपटीशन में चल रही है, और उस कंपटीशन में क्या हो गया कि राशिद अलवी जी कहीं दिख ना जाए सामने, कहीं मंच में ना दिख जाए, कोई जो है वो दाढ़ी वाला मुल्ला उनकी पार्टी के मंच पर ना दिख जाए, इसलिए जो है वो कहते हैं भैया आप दूर रहो। भाई इसका जवाब तो राशिद जी आपको देंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये कम्युनल हैं तो ये बयान जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है, आप इसका समर्थन करते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? भाई घर वापसी का रास्ता आप क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं करेंगे क्या? अभी राशिद भाई भी कुछ शेर कहेंगे, मैं एक बात को, वो जुल्म लाख मगर बद्दुआ नहीं देंगे, जमीन माँ है जमी को दगा नहीं देंगे, रवायतों की सफ़े तोड़कर बढ़ो आगे, जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। तो जो मोहन भागवत जी ने कहा है, देश को जोड़ने वाली बात की है, और जो कांग्रेस पार्टी और उसका जो है वो कुंठित कुनबा कहता है, वो देश को तोड़ने की बात कहता है। देखिए, इनका जवाब, इनके शेर के जवाब में मैं कह दूं, तुम भला क्या नई मंजिल की बशारत दोगे? तुम तो रास्ता नहीं देते हमें चलने के लिए। आसाम का मुख्यमंत्री जब ये बोलता है, आसाम का मुख्यमंत्री जब ये बोलता है कि मैं इस्लाम को मिटा दूंगा, मजहब को मिटा दूंगा, अभी उनका एक वीडियो आया है जिसमें वो बंदूक लेके एक रक्षा वाले को जो मुसलमान है गोली से मार रहे, और वो बयान दे रहे हैं। मैं नकवी भाई से कहूँगा कि बताएं आप इस बयान को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। वो कह रहे हैं कि रक्षा वाले से 5 रुपए तय करना, लेकिन जब रक्षा से उतर जाओ तो उसे 4 रुपए दे देना। शर्म की बात है, इतना गिर सकता है कोई मुख्यमंत्री, मैं सोच नहीं सकता। बिहार का यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गैस मिलती है, जो सब्सिडी मिलती है,
वो तो हिंदू मुसलमान को सबको मिलती है, सब उसका फायदा उठाते। लेकिन मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, इससे ज़्यादा नमक हरामी और क्या हो सकती है? क्या आप अप्रिशिएट करेंगे कि हिंदुस्तान का मुसलमान नमक हराम है? और अगर नमक हरामी की यही परिभाषा है तो कांग्रेस 55 साल तक हुकूमत में रही, हमारी स्कीम्स का फ़ायदा तो सारे बीजेपी के नेताओं ने उठाया, तो आप तो हमसे भी ज़्यादा नमक हराम निकले। हम तो 10 ही साल से कर रहे हैं। एक मिनट, बड़े अदब से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, क्या ये ज़बान हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक है? क्या इंसानियत के मुताबिक है? क्या इसी बुनियाद पे आप कहेंगे कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते? आपकी तो राजनीति ही हिंदू मुसलमान है। भाई इतने सारे मसले हैं राशिद जी, इतने सारे मसले हैं, इतने सारे बयान आपने मुझे गिना दिए, तो कांग्रेस खुलकर इस पर सियासत क्यों नहीं करती है? खुलकर क्यों नहीं आती है? राशिद अलवी खड़ा हुआ, खुलकर विरोध क्यों नहीं करती है कि भाई बीजेपी के नेताओं ने ये कहा है हम मुसलमान भाइयों आपके साथ हैं? देखिए, राशिद अलवी खड़ा ये बयान दे रहा है कांग्रेस की तरफ से, और जो बात आप कह रहे हैं मैं उसे एडमिट करता हूँ। मेरा हमेशा से ये कैरेक्टर रहा है, मुख्तार भाई भी जानते हैं और बीजेपी के तमाम नेता जानते हैं, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे सच। मैं जहर हलाहल को कभी कह ना सका कंद, मैं जहर को कभी मीठा नहीं कहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है, जैसे ही कांग्रेस पार्टी या सेकुलर पार्टीज मुसलमान की बात करते हैं, एकदम कहते हैं अपीजमेंट हो रहा है, मुसलमानों की बात हो रही है। मस्जिद की बात करो अपीजमेंट हो रहा है, किसी मुसलमान की बात करो अपीजमेंट हो रहा है। अरे भाई, हिंदुस्तान के अंदर कुल आबादी का मुसलमानों में सिर्फ 4% ग्रेजुएट्स हैं, सिर्फ 4%। अगर 20 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है तो सिर्फ 80 लाख लोग हैं जिन्होंने डिप्लोमा, डॉक्टर, इंजीनियर, ये क्या, ये अपीजमेंट है? ये तो उनके साथ जुल्म है। नहीं भैया, अपीजमेंट का आरोप अगर लगाते हैं तो क्या यही डर है कि कांग्रेस अब इन मसलों पर पीछे खड़ी हो जाती है? एक मिनट, मैं अपना जुमला पूरा कर लूं। जब ये अपीजमेंट की बात करते हैं तो सेकुलर पार्टीज, जिसमें हम भी शामिल हैं, डर जाते, फिर वो मुसलमान की बात नहीं करते, फिर वो कहते हैं मुसलमान की जगह अल्पसंख्यक समाज लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अल्पसंख्यक समाज के साथ ये हो रहा है। अरे भाई, पारसी के साथ हो रहा है क्या? सिख के साथ हो रहा है क्या? सिखों के साथ तो ये पूरी सरकार डरती, हिम्मत नहीं है। जो जुल्म हो रहा है संभल के अंदर, आपको अंदाजा है, रमजान चल रहा है, वहां के प्रशासन ने सारे लाउड स्पीकर बंद कर दिए, कोई नहीं बजा सकता। अरे भाई, ऐसा तो कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। भाई जवाब दीजिए। मंदिर से लाउड स्पीकर बजता था तो हम इज्जत करते थे, मस्जिद से बजता था तो हिंदू भाई करते थे। ये कौन सा माहौल है भाई? मुझे बस इतना बता दीजिए आप, नकवी साहब, बस मुझे इतना बता दीजिए, ये इतना डर क्यों पैदा कर रहे हैं आप कि कांग्रेस खुलकर मुसलमानों की बात नहीं कर पा रही है? इतना क्या दबाव बना दिया है आपने कांग्रेस? मैं सिर्फ कांग्रेस नहीं कह रहा, सारी सेकुलर पार्टी, सारी विपक्षी पार्टी। कांग्रेस की स्थिति है ना, वो मुसलमानों की बात करती है ना मुल्क की बात करती है, वो तो खुद कंफ्यूजन के कबाड़ खाने में कैद है, उससे खुद। अब मैं जो दूसरी बात कह रहा हूँ, जो अभी इन्होंने राशिद भाई ने जिक्र किया असम का, तो यहाँ पर जो है वो सब बहुत हमारे नौजवान, बहुत ही होनहार बच्चे बैठे हुए हैं, वो बाद में कहूँगा, लेकिन इतना मैं आपको स्पष्ट करूँगा आपके इस इंडिया टीवी के मुकाबला कार्यक्रम के ज़रिए कि ना हिंदुस्तान का मियाँ खतरे में है, ना हिंदुस्तान की बीबी खतरे में है, सब सुरक्षित है। कोई हिंदुस्तानी मियाँ बीबी जो है देश में खतरे में नहीं। हाँ, जो विदेशी घुसपैठियाँ हैं, जो विदेशी जो है वो घुस कर आए हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके निश्चित तौर से खतरा होगा। दूसरी चीज़ आपने कहा बंदूक, आजकल बच्चे वीडियो गेम खेलते रहते हैं, रोज़ जो है बंदूक से धुई ठुकाई पिटाई धुनाई दिखाई करते रहते हैं। अब वो बेचारे की एक वीडियो गेम बना करके कोई आजकल जो है वो AI वगैरह होती है, वो घुमाई गई। और जहाँ तक सवाल है उस पूरे के पूरे मुद्दे पर उन्होंने भी स्पष्ट किया, सफाई की कि साहब मेरा यह ही नहीं। अब तीसरी चीज़ आपने कहा कि साहब मस्जिद में ऑफिशियल हैंडल से डाली गई थी। हाँ, ऑफिशियल हैंडल बाद में डिलीट भी की गई थी, बाद में डिलीट भी की गई। विरोध किया विपक्षी पार्टियों ने, तब जाकर विरोध किया। नहीं, उनका ऑफिशियल हैंडल नहीं था, वहाँ के असम की बीजेपी का गलत लोगों को, आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल था। अच्छा, आप देखिए क्या है, गलत आदमी को डिफेंड करते हुए लाउड स्पीकर। अब आप जब राहुल गांधी को डिफेंड करने में शर्म नहीं आए, हम तो गर्व के साथ कह रहे हैं कि उसने ठीक किया। तो
अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाउड स्पीकर, देखिए कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, उसमें जो है वो ध्वनि प्रदूषण के एक नॉर्म्स हैं, एक दिशा निर्देश हैं सरकार के और प्रशासन के, और उस ध्वनि प्रदूषण के जिसे नॉइज पोल्यूशन कहते हैं, उस दिशा निर्देश का पालन और सम्मान सबको करना चाहिए। अब इसमें जो है वो अगर इसमें इस वक्त वो जो पहले से इस्टेब्लिश है, वो जो है अगर किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि साहब इसको आप पालन करिए, तो उनका साहब इन्होंने तो जो है वो मस्जिद के लाउड स्पीकर पर जो है वो बैन लगा दिया है। वो जो ध्वनि प्रदूषण है उसको जो पालन करने की बात है, उसमें कोई मजहब की बात नहीं है। तीसरी चीज़ आपने अभी जिक्र किया कि साहब मुसलमानों की स्थिति क्या है, कितने ग्रेजुएट हैं। अरे भैया 5 दशक से 6 दशक तक लगभग आप जो है वो सत्ता में रहे, फिर आप कह रहे हैं जी मुसलमानों में जो है वो कोई ग्रेजुएट नहीं है भी तो इतने हैं, तो किसी का डिप्लोमा नहीं है। और कम से कम 4 दशक तक जो है कांग्रेस पार्टी या तो जो है वो गले लगा करके सरकार बनाती थी, या जो है वो गला दबा करके जो है वो सरकार बिगाड़ती थी। तो आज अब अलग बात है कि आपकी औकात न गला लगा के सरकार बनाने की है, ना गला दबा के सरकार बिगाड़ने की है, लेकिन ये रही है। तो आपके जो पापों का घड़ा है उसकी जिम्मेदारी आप बीजेपी पे क्यों दे रहे हैं? भाई बीजेपी के नेता बयान तो देते हैं ना नकवी साहब। अब गिरिराज सिंह के बयान का उन्होंने जिक्र किया, अगर नमक हराम जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा मुसलमान भाइयों के लिए तो क्या बुरा नहीं मानेंगे मुसलमान भाई? नहीं पूछेंगे आपसे कि ये आपका कैसा सेकुलरिज्म है? भाई देखिए कोई हिंदुस्तानी मुसलमान नमक हराम नहीं है, और जहां तक सवाल है किसी भी हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए कोई भी नहीं कहता। अब कभी कभी जो है वो ये लोग जो है वो होता क्या दिक्कत एक हुई है कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ और साथियों के, कि हम कहेंगे कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, तो ये कहेंगे अरे आप क्यों कह रहे हो मुसलमानों का खात्मा होना चाहिए? अरे भाई आतंकवाद और मुसलमानों से क्या लेना देना? हम कहेंगे कि राष्ट्रविरोधियों को यहाँ से भगा दो, आप कहेंगे देखिए मुसलमानों को भगाने की बात कर रहे हैं। हम कहेंगे घुसपैठियों को जो है यहाँ से डिटेक्ट करो और यहाँ से रिपोर्ट करो, तो कहेंगे जी देखिए मुसलमानों को डिटेक्ट करके और रिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। हम कहेंगे जो SIR होना चाहिए और जो भी वैध मतदाता हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, और जो अवैध मतदाता हैं उनकी समीक्षा भी होनी चाहिए और उनकी सफाई भी होनी चाहिए। ये कहेंगे जी ये तो मुसलमानों को जो है वो सफाई और समीक्षा हो रही है, मुसलमान कहते तो हैं 100% यही कहते हैं। कहा उस पर सेकुलर देखिए तो मुसलमान इस पे जो है वो जो कम्युनल तड़का यही लगाते हैं उस पे, अदरवाइज इनको थोड़ी दर्द है। इन्होंने कभी कहा क्या कि साहब ये जो है वो हिंदुओं को नुकसान होगा? ये तो हमेशा कहते हैं अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए SIR हो रहा है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए CA हो रहा है। 1 मिनट मैं कह दूं थोड़ी सी बात। बिल्कुल कह दीजिए, बस मेरा इसमें एक सवाल ऐड कर लीजिए। जो आपने बात कही कि अब विपक्ष की जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं वो मुसलमान नहीं अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यही वजह है क्या ओवैसी अब नई लीडरशिप के तौर पर उभर रहे हैं, मुसलमानों के एक नए रहनुमा बन रहे हैं? आपके सवाल का जवाब भी दूंगा और मैं कई बार दे भी चुका हूं। पहली बात इन्होंने कही कि ध्वनि का पोल्यूशन होता है और उसका प्रशासन कानून के मुताबिक उसे करता है। मैं बड़े अदब से कहूँगा, नकवी साहब मंत्री भी रहे, बीजेपी के नेता भी हैं, आप जो कह रहे हैं संभल के अंदर उसी को इम्प्लीमेंट करा दीजिए। आप प्रशासन से कह दीजिए कि उसी कानून के मुताबिक काम कीजिए, जुल्म मत कीजिए, ज्यादती मत कीजिए, जो कानून कह रहा है उसी को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। मैं इनका बड़ा मशकूर हूँगा, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इस देश के अंदर आतंक की बात करते हैं तो लोग कहते हैं मुसलमान। भाई मुझे बहुत तकलीफ हुई आपके इस बयान से। इसका मतलब है कि जब आप आतंक की बात करते हैं और कांग्रेस ये कहती कि ये मुसलमान की बात कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि हिंदुस्तान का सारा मुसलमान आतंकी हो गया है। कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा। किसी एक कांग्रेस के नेता का बयान मुझे बता दीजिए, उसका नाम ले दीजिए जिसने ये बात कही हो। हम आपके साथ खड़े हैं, 55 साल हमारी हुकूमत रही, हमने जितने आतंकियों को फांसी दी है, अफजल गुरु को हमने फांसी दी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फांसी नहीं दी थी। हमने आतंकियों के खिलाफ काम किया। लेकिन आप ये भी देखिए, जब जब चुनाव आता है तब तब अमित शाह जी शोर मचाना शुरू करते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स घुसाए उनको निकालेंगे। अरे भाई कौन निकालेगा? सरकार में हम हैं कि आप हैं?
आप चिन्हित कीजिए, निकालिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। बिहार का चुनाव हुआ, इलीगल इमिग्रेंट्स निकालेंगे। मैं नकवी भाई से पूछता हूँ, अमित शाह से पूछ के बताइए कितने लोगों को निकाला आपने? कितने लोगों को आज की तारीख में बांग्लादेश पहुँचाया आपने, म्यांमार पहुँचाया आपने? आसाम का चुनाव आया, फिर वही नारा लगने लगा। अरे भाई, आपको तो ये बताना चाहिए 11 साल के अंदर आपने देश के लोगों के क्या किया है? क्या आपने 2 करोड़ नौकरियां दे दी जो आपने वादा किया था? आपने काले धन लाने का वादा किया था, आपने दे दिया? क्या हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए? क्या स्मार्ट टाउन्स बन गए? क्या बुलेट ट्रेन चलने लगी हैं? कितनी बातें हैं जो मैं गिनाने शुरू करूँ। आपने कुछ नहीं किया है। आप ऐसे इमोशनल मुद्दे करते हैं, बनारस की मस्जिद का झगड़ा खड़े करेंगे, संभल की मस्जिद का करेंगे, मस्जिद मंदिर हिंदू मुसलमान। अरे भाई, इस देश को तबाह करेंगे। अभी आपने कहा पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट बना, हिंदुस्तान सेकुलर बना। अरे आरएसएस तो अंग्रेज के साथ खड़ी थी भाई। इस देश को सेकुलर तो कांग्रेस ने बनाया है। जवाहरलाल नेहरू हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे। सरदार पटेल हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे। राजा गोपालाचार्य हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे। इसके बावजूद सेकुलर संविधान दिया, चूँकि वो जानते थे कि इस मुल्क के अंदर सैकड़ों ज़बानें बोली जाती हैं, बहुत से मज़ाहिब हैं, धर्म हैं। इसको इकट्ठा रखने के लिए सेकुलर देश बनाना बहुत ज़रूरी है। वो सारे हिंदू लोग थे, आप लोग अगर होते तो तबाह कर देते। भाई, बीजेपी अगर जुल्मों सितम कर रही है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? यही मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, इसीलिए ओवैसी को जगह मिल रही है और वो कह रहे हैं हम ये मुसलमानों के नए रहने। अब आपकी बात का जवाब देता हूँ, मैं पहले भी कह चुका। देखिए, ओवैसी जो ज़बान बोलते हैं वो मुसलमानों को अच्छी लगती है, और इसलिए अच्छी लगती है कि शायद दूसरे लोग वो ज़बान नहीं बोल पाते, लेकिन उनकी ज़बान का फ़ायदा ये उठाते। हिंदू कम्युनिटी पूरी की पूरी उन बातों को पसंद नहीं करती है जिस तरीके की बातें ओवैसी करती हैं। इनकी और उनकी बहुत पक्की दोस्ती रहती है। ये चाहते हैं। देखिए, अगर मैं आज संभल चला जाऊं, कल को आपको खबर मिल जाएगी राशिद अल्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वैसे हिंदुस्तान के अंदर कहीं घूमते फिरे, जो चाहे बोलते घूमें, अवैसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अवैसी को सिक्योरिटी दी जाएगी। क्या है भाई ये पर्दे के पीछे? पर्दे के पीछे पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अवैसी को ताकत देने वाले आप हैं, चूंकि उसकी जबान का फायदा आप उठाते। वो जो बोलते हैं भाई, पर्दे के पीछे क्या है? बता दीजिए नकवी जी, पर्दे के पीछे क्या है? क्या कोई पक्की वाली दोस्ती हो रही है? एक शेर इन्हें पढ़ दूं। बिल्कुल बिल्कुल। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। देखिए, इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो है वो आतंकवाद के साथ क्या क्या किया। अफजल गुरु को पक्की दोस्ती के बारे में भी बताना, हाँ, पर्दे के पीछे क्या है? मैं दोस्ती के बारे में बताऊंगा, याराना के बारे में बताऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि साहब जो कांग्रेस है उसने अफजल गुरु को जो है वो फांसी दिलाई। ये बात सही है। इसी कांग्रेस के ने जो है वो अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरा कातिल जिंदा है वाले जो है वो नारे भी सुने हैं, और जिसमें कांग्रेस के उस समय के जो है वो युवराज जो है वहाँ पर उस नारे में जो है वो हाथ में हाथ मिला करके उसमें एक साथ आवाज़ दिखाई पड़ रही थी उनकी। दूसरी चीज़ ये कि मैं विपक्ष में रहा हूँ 2004 से लेकर के और 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस वक्त हर मुसलमान की दाढ़ी और टोपी पर मेड इन अलकायदा का कांग्रेस पार्टी ने ठप्पा लगा दिया, और जिस भी मोहल्ले में कहीं पर जो है छोटी सी घटनाएं हो जाएं वहाँ पर जो है वो इनकी पुलिस जाती थी, और 10, 12, 15, 20 को, चाहे हैदराबाद हो रहा हो, चाहे मुंबई हो रहा हो, चाहे दिल्ली हो रहा हो, चाहे नागपुर हो रहा हो, देश के हर हिस्से में, कहीं मक्का मस्जिद हो जाती थी तो कहीं पर जो है वो अजमेर में ब्लास्ट हो जाता था, तो कहीं लाजपत नगर में ब्लास्ट हो जाता था, कोई ऐसा गुवाहाटी से लेके सब जगह। और बाद में क्या हुआ, जब इनकी सरकार ख़त्म हुई और मोदी जी आए, तो ये इन्होंने जब उन मुसलमानों को जिन पर जो है वो मेड इन अलकायदा के, उनकी टोपियों पर और दाढ़ियों पर मेड इन अलकायदा का ठप्पा लगा दिया था, वो जो है वो निर्दोष साबित हुए, जेल से छोड़ दिए गए, अदालतों ने छोड़ा उनको। तो आप जो है वो अगर ये बात करेंगे तो निश्चित तौर से
कांग्रेस पार्टी के उस दागी इतिहास पर आपको शर्मिंदगी होगी। और क्योंकि कांग्रेस का इतिहास दागी रहा है, इसलिए वर्तमान बागी हो गया है, ये भी आपको समझना होगा। ओवैसी के साथ दोस्ती रह गई, पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी अब पक रही देखिए, है? ऐसा है कि दिक्कत एक है इनकी ये है कि अपने यहाँ, देखिए बीजेपी का तो आप सवाल करिए नहीं, क्योंकि बीजेपी जो है वो ईमानदारी के साथ जो है वो उनका जो बीजेपी का विकास का मसौदा है, वोट का सौदा नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि आपके यहाँ क्यों मजबूत लीडरशिप, मैं नहीं मानता कि ओवैसी जो बोलते हैं या कहते हैं, जो जहरीली बात बोलते हैं, उसको मुसलमान पसंद करता है, मैं नहीं मानता, इसको मैं विरोध करता हूं इसका। मुसलमान जो है वो देश के प्रगति की धारा का बराबर का हिस्सेदार, भागीदार बनना चाहता है। जो आपने उसको काटने की कोशिश की, षड्यंत्र किया, आपने उसे छद्म धर्मनिरपेक्षता की अफीम पिला पिला करके सांप्रदायिकता के कुंड में डाला, और आज जो है वो आप कहेंगे मुसलमान जो है जहरीली बात पसंद करता है, मैं नहीं मानता। अगर जहरीली बात पसंद करता तो जो इतने यहाँ मुसलमान बचे हुए हैं वो सब के सब पाकिस्तान में इस्लामिक झंडा फहरा रहे होते। इस देश में जो है वो इस देश के हिंदुओं के साथ, इस देश की जो है वो संस्कार और संस्कृति, मतलब कोई दोस्ती नहीं है ना नकवी जी? ओवैसी के साथ कोई दोस्ती नहीं है ना आप लोगों की? ऐसा है कि इनका जो है वो कांग्रेस पार्टी का इस मामले में बहुत पुराना इतिहास है, बहुत हिस्ट्री शीटर है कांग्रेस पार्टी, इस तरह के जो है प्राणियों को पैदा करने वाली। इसलिए उसको कह रहे हैं हमारे कोई ना याराना है, ना हमारी दोस्ती है, और ना हमें जरूरत है ऐसे लोगों से दोस्ती करने की। भाई एक बात तो वैसे साहब हर चुनाव से पहले कहते हैं, और उनकी बात पर मुसलमानों को यकीन भी होता है, नतीजों में हमने कम से कम बिहार में देखा। एक बात जो कहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाने के लिए थोड़ी ना है, आप वोट लेंगे मुसलमानों का, लेकिन जब देनी होगी लीडरशिप, जब बनाना होगा नेता, तो आप मुसलमानों को भूल जाएंगे, इसीलिए ओवैसी के साथ मुसलमान जाएगा। अब मैं तो खुद आपसे कह रहा हूँ, ओवैसी जब ये बोलते हैं उसका यही नतीजा होता है जो आप कह रही हैं। लेकिन मैं नकवी भाई ने कहा आतंक की बड़ी लंबी गहरी, तो क्या विपक्ष ने मुसलमानों को दरी बिछाने के लिए ही सोच लिया? देखिए, मैंने तो आपको कितनी दोबारा दोहराऊंगा, कितने मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिए, फखरुद्दीन साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए, हिदायतुल्लाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए। कांग्रेस कहाँ है मुसलमानों के मसले? अब बिल्कुल आज के हालात, मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि जब ये अपीजमेंट की बात करते हैं तो कांग्रेस भी और विपक्ष भी डर जाता है। और मैं इनसे कहूँगा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि मुसलमानों की हालत ख़राब है, तो फिर अपीजमेंट की बात आप क्यों करते हैं? आप क्यों कहते हैं कि मुसलमानों का अपीजमेंट किया? अब जहाँ तक आतंक की बात है, कांग्रेस के ज़माने में कह रहे हैं कि बहुत आतंक हुआ। पुलवामा तो हमारे ज़माने में नहीं हुआ, पुलवामा तो आपके ज़माने में हुआ। पार्लियामेंट पे हमला हमारे ज़माने में तो नहीं हुआ, अटल जी की सरकार थी, बल्कि मैं भी बाल बचा, बिल्कुल गेट पे खड़ा था। अगर 2 मिनट खड़ा रहता तो आज आपके सामने नहीं आ सकता था। अभी कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ वो आपने देखा है कि 28 हमारे भाइयों को कत्ल कर दिया गया, और आज तक कोई इंक्वायरी नहीं होती कि भाई कौन लोग जिम्मेदार हैं। आप ही का गवर्नर कश्मीर का वो बयान देता है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। सतपाल मलिक आज हमारे बीच नहीं हैं। पुलवामा के बारे में शायद पूरे देश ने देखा है कि उन्होंने क्या क्या इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाए। आपने तो आर्टिकल 370 ये कह के ख़त्म किया था, काला धन भी ख़त्म होगा, कश्मीर के अंदर आतंक भी ख़त्म होगा, लेकिन आज तो आतंक बेपनाह बढ़ता चला जा रहा है कश्मीर के अंदर। क्या ऐसी कोई मिसाल है कि 28 हिंदू भाइयों को ये कह के गोली मार दी जाए कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो? और भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद कहती कि कांग्रेस के ज़माने में आतंक होता था, हमारे ज़माने में आतंक नहीं होता। आप आतंक ख़त्म नहीं कर पाए। भाई इतने सारे मसले हैं राशिद अलवी जी आप लोगों के पास, इस सरकार को घेरने के लिए इतने सारे मुद्दे हैं आपके पास। कांग्रेस मुसलमानों की बात करती रही और आपने इतने सारे नामों का जिक्र किया कि लीडरशिप हमने हमेशा दी है। मैं आज की बात करूं तो आप यूपी जाते हैं, आपको समाजवादी पार्टी की जरूरत पड़ती है, आप बिहार जाते हैं, आपको आरजेडी की जरूरत पड़ती है, अभी अभी असम में आप अजमल साहब को छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको अब साथी की जरूरत क्यों पड़ती है? कांग्रेस अपने दम पर क्यों नहीं लड़ पा रही? देखिए, बिलाशुबा हम कमज़ोर हुए, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हमारी कमियां रही होंगी, जिन कमियों की वजह से हम विपक्ष में हैं, और इत्तफाक से
ये लोग सत्ता के अंदर आ गए। लेकिन ये हमारी गलतियों का, 11 सालों से इत्तेफाक चल रहा है, हमारी गलतियों और कमजोरियों का नतीजा है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 MP रह गए थे। अटल जी भी चुनाव हार गए थे। मैं अटल जी की बड़ी इज्जत करता हूँ। लोकसभा के अंदर जब मैं, ये नकवी भाई गवाह हैं कि जब मैं बोला करता था इनके खिलाफ और शाम को अटल जी मिल जाते थे तो हाथ पकड़ के खड़े हो जाते थे, बहुत अच्छा बोलते हो। उनके खिलाफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं बहुत अच्छा बोलते हो, मेहनत करते रहना, इसी तरह आगे बढ़ोगे। आज वो माहौल नहीं है। आज तो गद्दार शब्द का इस्तेमाल आज होता तो है। ईडी आ जाएगी मेरे घर पे, CBI आ जाएगी। आज का माहौल बिल्कुल अलग। नकवी जी जवाब, ये अटल जी और नरेंद्र मोदी में जमीन आसमान का ये फर्क। कमजोर हुए हैं जिसका फायदा आपने उठाया है। ये इत्तेफाक है जो 11 सालों से चल रहा है, वरना आप सरकार में कभी नहीं आएंगे। देखिए, ऐसा है कि ये जो हमारे सत्ता लोलुप सुल्तान हैं, इनकी जो खटाखट हड़बड़ी और फटाफट गड़बड़ी है, उसने कांग्रेस पार्टी को घर से घरौंदा और घरौंदे से घोंसला और घोंसले से घोंचू का चोंचले में सिमटा दिया। क्या बात है। और घर से घरौंदा, घरौंदे से घोंसला और घोंचू के चोंचले में सिमटी सुकड़ी हुई कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी भी इसी घमंड में है, इसी गुरूर में और सुरूर में है कि जो सत्ता है वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। और जो लोग सत्ता में आ गए हैं, नरेंद्र मोदी जी जो कि पहले प्रधानमंत्री होंगे, जो बिना कांग्रेस के रिमोट और सपोर्ट के 11 साल यानी तो 2-3 शानदार कार्यकाल को सफलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम इस चीज़ के बावजूद कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों और साजिशों का उनके ऊपर जो है वो चारों तरफ से अटैक हुआ। एक लास्ट बात मैं कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। इंडिया टीवी के माध्यम से, मुकाबला के माध्यम से हो सकता है कि बहुत सी चीज़ों पे हम असहमत हों। आज जो है वो इस देश की इस सेकुलर सिंडिकेट ने मुसलमानों को राजनीति के हाशिए पे खड़ा कर दिया है। इससे ज़्यादा राजनीतिक स्पर्शिता और असहिष्णुता के शिकार मुस्लिम लीडरशिप नहीं रही। आज असेंबलीज में देख लीजिए, पार्लियामेंट में देख लीजिए, क्या जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, क्या परसेंटेज है। बीजेपी से सवाल मत पूछिए, बीजेपी तो जो है वो विकास में कमी नहीं करती। आप वोट में कंजूसी करो तब भी, तो इसलिए जो है बीजेपी से आप सवाल ही नहीं पूछ सकते। आप वोट जो है वो फुटकर में भी नहीं दोगे और विपक्ष को नहीं बोलने देते हैं ना भाई, सवाल नहीं पूछने देखिए, ऐसा है कि वोट जब फुटकर में भी नहीं मिलेगा, विकास थोक में होगा, तो कोई सवाल भी नहीं करेगा। इनको तो जो है वो वोट थोक में मिला और विकास फुटकर में भी नहीं किया, और आज इस हालत मुसलमानों की कर दी कि राशिद अलवी जैसा राष्ट्रवादी मुसलमान भी आज हाशिए पे है। कांग्रेस पार्टी उसको, इनको चिमटे से चूने में डरती है कि कहीं जल न जाए हम। ऐसा है क्या? बहुत छोटा सा जवाब, फिर जनता के सवाल आपसे। देखिए, मैं एक बात कहूँ, ये उम्मीद करते हैं इन हालात में भी मुसलमान बीजेपी को वोट दे। आप उसे नमक हराम बताएंगे, आप उसे गोली मारेंगे। देश का प्रधानमंत्री कहेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव के बीच में जाके कि अगर दिवाली पे बिजली आती है, ईद पे बिजली आती है तो दिवाली पे बिजली आएगी। देश का प्रधानमंत्री कहेगा कि अगर यहाँ पे हर गांव के अंदर कब्रिस्तान है तो हमारे वो भी बनेंगे, शमशान भी बनेंगे। इसके बावजूद आप उम्मीद करते हैं कि मुसलमान आपको वोट दें। और एक कहाँ करते हैं? हिमंता कह रहे हैं 22 सीटों पर तो हम लड़ ही नहीं रहे, चाहिए ही नहीं वो। नहीं, मेरे मुख्तार भाई कह रहे हैं कि इसके बावजूद वोट पड़ना चाहिए। एक आंकड़ा मैं आपके बीच दे दूं। जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का एजिटेशन शुरू हुआ, यूपी के अंदर 3000 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, 5000 मुसलमानों के खिलाफ FIR हुई और 1 लाख लोगों के खिलाफ बगैर नाम के FIR हुई कि उनमें जिसको चाहो उसको गिरफ्तार कर लो। पिछले 7 साल में यूपी के अंदर योगी सरकार में 10,713 एनकाउंटर्स हुए हैं, जो फेक एनकाउंटर्स हैं। जब यूपी का मुख्यमंत्री असेंबली के अंदर कहेगा कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, क्या ये उचित है? क्या इसे जस्टिफाई किया जा सकता है? अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर, वही कातिल, वही मुंसिफ, वही शाहिद ठहरे, सारे फैसले आप करें। देखिए, मैंने एक मिनट,
मैं जनता के सवाल ले लूं अब। हाँ, एक मिनट, मैं इनको इसका जवाब दूंगा। एक मिनट नकवी भाई, मैंने योगी आदित्यनाथ को लोकसभा में आंसुओं से रोते हुए देखा है जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी और वो गालिबन उनके साथ ज्यादती कर रहे थे जो वो कहते थे। आज वही काम आप कर रहे हैं, आप इतिहास को दोहरा रहे हैं, आप खुद ही अदालत बने हुए हैं और खुद ही फैसले करते जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जिन्होंने, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने उनको छोटा सा जवाब दीजिएगा, जिन्होंने नकवी जी, क्योंकि- इनको हाँ। रुलाया था वो आज खून के आंसू रो रहे हैं, उनको ही मालूम है। और जो बलवाई हैं, बाहुबली हैं, बकैत हैं, उनकी ठुकाई पिटाई धुनाई समाज के सौहार्द के लिए, समाज की समृद्धि के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। इसलिए अगर बलवाइयों की, बाहुबलियों की, इस तरह के बकैतों की ठुकाई पिटाई धुनाई हो रही है तो समाज की सुरक्षा के लिए है, सभी समाज की सुरक्षा तो के लिए है। अदालतें बंद कर दीजिए, अदालतों की जरूरत ही नहीं है। अदालतें भी फिर तो कर रही आपका हैं, मुख्यमंत्री जो है वो ही सारे फैसले अदालत भी करेगा। कर रही है और जनता ने जिसको जिम्मेदारी दी है लॉ एंड ऑर्डर को, इस बात की जिम्मेदारी नहीं आप सवाल ले लें जनता के। कौन में दिखावे के लिए धर्म का यूज करना कहाँ तक सही है? नकवी जी से हाँ जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा सर, बहुत सारे सवाल हैं। नहीं, दिखावे के लिए धर्म का कहीं यूज करना ठीक नहीं है, चाहे वो राजनीति हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो। और अफसोस की बात है कि जो पार्टियां अपने आप को सेकुलरिज्म का सूरमा कहती थी, वो जो है वो रूम में टोपी और रोड पे तिलक लगा करके जो है वो सेकुलरिज्म के सूरमा बनते गए। मेरा दोनों गेस्ट से सवाल है कि मुसलमानों में बढ़ता कट्टरपन और उनके कट्टरपन का दोहन, इसका समाधान आप क्या दे रहे हैं दोनों पार्टियों से? आप दे क्या दीजिए मुझसे जवाब। क्या सवाल किया आपने? कट्टरपंथ को कैसे रोकेंगे, कट्टरता को कैसे रोकेंगे मुसलमानों की? देखिए, कट्टरपंथ तो हिंदू कम्युनिटी में भी है, क्रिश्चियन में भी है, मुसलमान में भी है। गिरिराज जो कुछ बोलता है वो कट्टरपंथ नजर नहीं आता। आसाम का मुख्यमंत्री जो बोलता है वो आपको कट्टरपंथ नजर नहीं आता। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो बोलता है वो कट्टरपंथ नजर नहीं आता। मुसलमान का कट्टरपंथ हो या अरे हिंदू का हिंदुस्तान में बोलता कट्टरपंथ नहीं, हो, बोलते बोलते एक हैं, बोलते मिनट। हैं। हिंदुस्तान की भाषा में अब मैं बोलते हैं। हर आदमी को देख के बोलता हूँ किस आदमी के बारे में क्या बोल रहा है। हिंदू कम्युनिटी का कट्टरपंथ हो या मुसलमानों का हो, इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। ठीक। हम सबको मिलके, और ये जो नई जनरेशन बैठी है इसके कांधों पर ज्यादा जिम्मेदारी इन्हीं का है सवाल ले लेते हैं, कि नई जनरेशन का। इसको बोलिए। खत्म करें। जब 1984 में वायलेंस हुआ था पंजाब में, सिख को अटैक किया गया था, तब सेकुलरिज्म कहाँ पर था? 84 के अंदर सिखों के साथ जो जुल्म हुआ था, जितनी निंदा की जाए इतना कम है। और निश्चित तौर से मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी देश, किसी भी प्रदेश के अंदर कोई अच्छा काम हो या बुरा काम हो, उसके लिए जो पार्टी सरकार में होती है वो जिम्मेदार होती है। पूछिए सवाल, पूछिए जल्दी। सर, बीजेपी कहती है अपने आप को कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएगी, पर ये कहाँ तक सही है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र, क्योंकि अमेरिका वगैरह में तो हिंदू राष्ट्र वगैरह कुछ नहीं है ऐसा, वहाँ पे तो सब टाइप के लोग रहते हैं, बट इंडिया ही में ऐसा क्यों है कि हिंदू राष्ट्र ही बनाना है? जवाब और मत सर, दीजिए, छोटा सा। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ये है क्वेश्चन, बाकी लोग भी हैं, मैम, एक छोटा सा है जल्दी से पूछें। सर, एक क्वेश्चन और है, जैसे हिंदू राष्ट्र बनाना है, और आज के समय में क्या कहते हैं, जो इंडिया है बीट सप्लाई में नंबर 1 पे आ गई, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात की। देखो, ऐसा है कि इस देश में जो है वो बहुसंख्यक कौन है जरा बताइएगा भैया? हिंदू है ना। और जिस वक्त देश का बंटवारा हुआ तब भी बहुसंख्यक हिंदू था, तो हिंदू राष्ट्र तो था ही। हिंदू राष्ट्र है तभी इस देश जो है पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर है, समझ लो आप। अच्छा, एक सवाल मैं कांग्रेस को लेकर अलवी जी आपसे पूछना चाह रही थी। इन दिनों कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है? राहुल गांधी को लेकर इतने सारे सवाल, इतने सारे प्रश्न, वो संसद में बोलते हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी कहती है कि बिना तथ्य के बोलते हैं, बिना तथ्य के बोलते हैं। अपनी ही पार्टी के अंदर भी लोग बोलने लगे हैं कि हम राहुलवादी नहीं हैं। क्या राहुलवाद से देखिए, आजादी चाहिए? आप मणिशंकर अय्यर जी के बयान के बारे में कह बिल्कुल। रही हैं, लेकिन ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और अंदरूनी मामले पे मैं बाहर बात नहीं करता हूं। लेकिन वो तो बाहर और बोल जहां रहे हैं ना तक खुलकर। वो तो मणिशंकर जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। अब जहां तक सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा राहुल गांधी के खिलाफ बोलती है, तो राहुल गांधी जो बोलते हैं आप क्यों नहीं बोलने देते लोकसभा में? फैसला जनता करेगी। आप कौन है ये कहने वाले? जैसे मिसाल के तौर पे अभी वो बोलना चाहते थे, स्पीकर ने रूलिंग दे दी। ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर रहे नकवी साहब,
मैं बीपीएसटी का इंचार्ज रहा हूँ, ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग। आईएएस आईपीएस को भी हम ट्रेनिंग देते हैं और देश के कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री सिस्टम का हम लोगों को और आईएएस आईपीएस ऑफिसर को उन्हें सबक देते हैं, इसलिए ये भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। रूल 349 की बात कही, जिसकी बात आप कर रही हैं कि राहुल गांधी जो एक मैगजीन के अंदर जो टेक्स्ट निकला है उसको रेफर नहीं कर सकते। आप यकीन मानिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मैं रहा हूँ, न जाने कितनी बार अखबारात को, किताबों को, मैगजीन्स को हमने रेफरेंस दिया है और ये हर पार्लियामेंटेरियन देता। जो भी अच्छा पढ़ा लिखा पार्लियामेंटेरियन होगा, ये इनसे भी पूछ लीजिए, बताइए नकवी जी क्यों नहीं बोल रहे थे? रेफरेंस देता है। इतनी दिक्कत क्यों है आपको राहुल गांधी से? लेकिन जब आपके जख्मों को राहुल गांधी कुरेदते हैं तो आपको बड़ी तकलीफ होती है और आप बोलने नहीं। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, प्रॉब्लम ये नहीं, मैं तो कांग्रेस पर जो है वो बहुत, मुझे इस वक्त तरस आता है कि ये जो सबसे वयोवृद्ध पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, उस ग्रैंड ओल्ड पार्टी की जो है वो जो स्थिति इस वक्त दिखाई पड़ रही है, वो आने वाले दिनों में और क्या होगी मैं उस केवल प्रिज्यूम कर सकता हूँ। क्योंकि इनकी जो खुराफाती जो विरासत और खुरपैची सियासत है, वो जो है वो दिन दूनी रात चौगुने बढ़ती जा रही है। अब अगर आपकी जो है खुराफाती विरासत और खुरपैची सियासत बढ़ेगी तो आप जो है वो जब पार्लियामेंट होगा तो आप एक जो है वो फेक फैब्रिकेटेड किस्सा लेके आएंगे और कहेंगे जी हम हिट एंड रन के जो है वो सबसे बड़े जो है सूरमा हैं, आप जो है वो हरफन हिट एंड रन के हरफन मौला हैं, और जो है हम जो है वो आज कौन सा हाइड्रोजन बम लेके आए हैं, फिर कभी कहेंगे क्या हम आइटम बम लेके आए हैं, कभी कहेंगे हम फूकी हुई बंदूकें लेके आए हैं, छुटे हुए कारतूस लेके आए, पता नहीं क्या क्या, और खुद जो है वो धाराशायी हो जाते हैं। तो हर जिम्मेदारी तो विपक्ष की एक्चुअली क्यों जब है? तर्कों की कंगाली होती है तो व्यक्ति कुतर्कों का मवाली बन जाता है। हर तो जिम्मेदारी तर्कों विपक्ष के की क्यों कंगाली है, बनते नकवी जी? बनते कांग्रेस कुतर्कों की मवाली बनी हुई है। संसद चले, ये जिम्मेदारी किसकी है? संसद चलेगी, दोनों, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आप अगर तय करके आएंगे कि हम जो है इस बार सेशन को वॉश आउट कर देंगे, तो आप जो है वॉश आउट करने की सनक में लगे हुए हैं और जनता जो है आपकी सियासत को वॉश आउट कर रही है इसी बेवकूफी में। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नकवी जी आपका और राशिद अल्वी जी आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त से कितने बहुत छोटा सा बोलिए। 2009 से 2014 तक हमारी सरकार थी, बच्चे अपने इंटरनेट पे निकाल के देख लें, 40% सिटिंग पार्लियामेंट की इन्होंने नहीं चलने दी थी जब ये विपक्ष में थे, हर बार हाउस को एडजॉर्न करते थे, और आज ये खुदा बने बैठे हैं। सर, हमने तो पासे अदब में उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, हर और घोटाले थे, इसलिए रुक रहा था। हमने तो मेरे पास समय ही है सर, मुझे खत्म करना है, मुझे हमने तो हाँ। पासे अदब में बंदा परवर कह दिया, बंदा परवर खुदा को कहते हैं। हाँ। हमने तो पासे अदब में बंदा परवर कह दिया, वो ये समझे सच में बंदा परवर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।